हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस वीडियो में हम शामिल करेंगे संविधान से संबंधित मौलिक कर्तव्य और सूचना के अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो शुरू करने पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? ऑप्शंस हैं 2002, 2000, 2005, 2010। तो देखिए, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो सन 2002 में जोड़ा गया था। यह जो है 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है यह 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ऑप्शन हैं आपके ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बी, अशोक मेहता समिति, सी, सादिक अली समिति, या फिर चौथा है हेगड़े समिति। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। तो सही आंसर 1 नंबर होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 4A समाहित किया था जो भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को जो है निर्धारित करता है, और यह जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के साथ जो है किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन हैं 1 40वां, 2 39वां, 3 41वां या 4 42वां। सही जवाब होगा ऑप्शन 4 42वां। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है संविधान के भाग 4A में जो है शामिल किया गया था। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51A में जो है 11वें मौलिक कर्तव्यों का जो है वर्णन है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इन 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है अनुच्छेद 51A में दिया गया है। अगले क्रम का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तीसरा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करें। चौथा, समय पर करों का भुगतान करें। तो इनमें से कौन सी बात जो है 11 मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, समय पर करों का भुगतान करें। यह बात जो है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में 2-3 बातें और आपको बता देता हूँ। मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो रूस के संविधान से प्रेरित है। यानी कहाँ से लिया गया है? तो रूस से या सोवियत संघ बोल सकते हैं उस समय का, वहाँ से लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना किसके तहत उल्लेखित प्रावधान है? ठीक है भाई, ऑप्शन हैं ए, संविधान की प्रस्तावना, 2 राज्य नीति के निदेशक तत्व, 3 मौलिक अधिकार, 4 मौलिक कर्तव्य। तो ये जो लाइन मैंने कहा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ये इनमें किसमें जो है उल्लेखित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 मौलिक कर्तव्यों में। अब आप बोलोगे सर संप्रभुता, एकता, अखंडता ये तो जो है प्रस्तावना में है। देखिए, प्रस्तावना में जो है संप्रभुता, एकता और अखंडता शब्दों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे ना तो भारत की संप्रभुता, भारत की, ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51A यानी कि मौलिक कर्तव्यों में वर्णित एक प्रावधान है। इसलिए काफी ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को खालिस्तान के संविधान से गृहीत किया गया है। ऑप्शन हैं 1 फ्रांस, 2 कनाडा, 3 USSR या फिर 4 ब्रिटेन। सही जवाब होगा 3 USSR। मैंने पहले ही बताया था, इसको जो है
सोवियत संघ से लिया गया है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के संविधान के रूप में इसको जाना जाता था। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक उत्तरी यूरेशिया में एक संघीय समाजवादी राज्य था जो 1922 से लेकर 1991 तक जो अस्तित्व में था। ठीक है ना। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब आज के डेट में रूस बन गया है और उसी के जो टुकड़े उकड़े निकल के उन्हीं से लड़ रहे हैं। यूक्रेन एंड रशिया, ये क्या यूक्रेन वगैरह सब उसी में था ना। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। 2, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। 3, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। 4, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो ये जो 4 बातें मैंने बोला इसमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सही जवाब होगा ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये बात जो है हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बोलोगे यार ये तो होना चाहिए मौलिक कर्तव्य है, इसको जो है किसी अन्य अनुच्छेद में डाला गया है। देखिए बताता हूँ। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है ये दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय महत्व वाले घोषणा किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि या प्रत्येक जो स्थान है, वस्तु है, ये सब जो है ना, इस पे जो विनाश नहीं करना, इसका अपसारण, व्यय या निर्यात से संरक्षण तथा राज्य की बाध्यता होगी। राज्य की बाध्यता है कि ये सब चीज़ों से इसको बचाना है। अतः विकल्प 1 जो है वो सही आएगा आंसर में। ठीक है कि ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, फिर से वही बात है। तो ऑप्शन है 1 सोवियत संघ, 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 दक्षिण अफ्रीका और 4 है ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से लिया गया है? तो 1 सोवियत संघ से लिया गया है। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन 1976 ये संशोधन है। और भाग कौन सा है? 4A जोड़ा गया था, 4A पहले नहीं था, 4A जोड़ा गया था और उसमें अनुच्छेद है 51A। किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन हैं 1 1977, 2 1978, 3 1979 या फिर 4 1976। सही जवाब होगा 4 1976। ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है कि भैया कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा वर्ष था, किसकी अनुशंसा पे हुआ, कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है और 11 कौन कौन से जो है मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और 11वें नंबर का जो है कौन सा है और कब जोड़ा गया था उसको अच्छे से पढ़ लेना है। इतना आप पढ़ लेंगे ना तो आपका मौलिक कर्तव्य कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था, कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये सही आंसर होगा 4 1976। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जो इसको अधिनियमित किया गया था। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें से मौलिक कर्तव्य? ए, संविधान का पालन करना, 2 भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, 3 करों का भुगतान करना और 4 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। इसमें तीसरा जो है करों का भुगतान करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए मौलिक कर्तव्य नागरिकों को ना देश में देशभक्ति और एकता को बनाने और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए जो है ना एक नैतिक दायित्व के रूप में कार्य करते हैं। क्या चीज़ के लिए? देशभक्ति और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक नैतिक रूप में कार्य करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिए, है ना। और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग फिर से बता रहा हूँ 4A के तहत अनुच्छेद 51A में रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिया गया? मैं इतने बार बता दें कि आपको आंसर पता होगा। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 49। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 51A। भाग 4 है अनुच्छेद 51A। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान खालिस्तान है, क्या है? ऑप्शन हैं 1 प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, 2 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, 3 प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य है या फिर 4 प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। तो देश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? तो क्या है? सही आंसर है 4
प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है ये, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अगर आप देखेंगे ना तो मौलिक कर्तव्य में इस तरह से लिखा गया है कि भारतीय संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ऐसा करके एक लाइन लिखी हुई है। ओके, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? ठीक है भाई, 1964, 1950, 1976, 1982, तो बार बार बता दिया हूँ, 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये था मौलिक कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और कह सकते हैं मैंने उसकी बाल के खाल उधेड़ दिया पूरी तरह से, तो कुछ छोटा नहीं होगा। अब बात करते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है? सही बात नहीं है, ठीक है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों पे लागू होता है, ठीक। 2, अधिनियम के अनुसूची 2 में निर्दिष्ट खुफिया और सूचना सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शर्तों के अधीन अधिनियम के दायरे से छूट दी गई है, ठीक। 3, आरटीआई अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। 4, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न था कि ये जो अधिनियम है इसमें क्या बात सही नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, आरटीआई अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। ये बात गलत है, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के नहीं, ऐसे ही घुमा देते हैं प्रश्नों को। साफ साफ पढ़ेंगे तो लिखा रहता है जम्मू और कश्मीर सहित, ना कि छोड़कर। जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत में जो है आरटीआई लागू है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है? मतलब सीधी सी बात आपको बताता हूं कि कोई व्यक्ति है, उसको कोई सूचना चाहना है और किसी संस्था के कंप्यूटर में आंकड़े हैं, तो वहां तक पहुंचने मतलब वो जानकारी मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है, सॉफ्ट कॉपी वगैरह वाला। तो ये चीज़ है ना, कौन से धारा के अंतर्गत मांग सकता है? ऑप्शन हैं, ए धारा 2F, बी धारा 4(1)(a), धारा 6(a) और धारा 7(a). तो इनमें से जो है कौन अनुमति देता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2। कौन सा? धारा 4(1)(a) जो है, इसके तहत जो है आप ये आंकड़े ले सकते हैं। तो सही जवाब होगा केवल बी, ठीक है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना पाने के योग्य नहीं है? कौन सूचना नहीं पा सकता? ऑप्शन हैं, ए निगम, बी संघ, सी कंपनियां और डी नागरिक। तो इनमें से जो है कौन सूचना पाने के योग्य नहीं है? तो सही जवाब होगा इसमें से, देखिए, निगम, ए, बी और सी, ये तीनों जो हैं योग्य नहीं होंगे। डी जो है वो सही होगा। इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई अधिनियम 2005 पारित किया, जो सूचना तक नागरिकों की पहुँच के लिए दिशा निर्देश और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। नागरिकों की पहुँच के लिए, ना कि किसी निगम, संघ और कंपनियों की पहुँच के लिए, ठीक है। तो हमें से ध्यान रखना है कि नागरिकों के लिए बनाया गया है। अगला है दोस्तों, ऑनलाइन ब्याज, मोबाइल बैंकिंग और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड टूल को चालू करने के लिए इनमें से कोई एक आवश्यक नहीं है, ठीक है। ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अनुपालन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, तीसरा उपग्रह कनेक्शन, चौथा एक पोर्टल और सर्वर का चयन। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसको चालू करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? उपग्रह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब चाहिए भैया। अगर आप मोबाइल बैंकिंग चलाएं तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 के पालन के अनुसार ही, नियम के अनुसार ही करेंगे ना। उपग्रह का कनेक्शन, सेटेलाइट से कनेक्शन भी होना चाहिए, पोर्टल सर्वर सब होना चाहिए। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो इसमें नहीं आएगा। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना के अधिकार के दायरे में आता है? ठीक है, ऑप्शन हैं, ए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बी प्रवर्तन निदेशालय, सी अनुसंधान और विश्लेषण विंग। अब ये 3 ऑप्शन है, ये इसमें से कहता है कि कौन सा निकाय सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। कौन सा आता है बोल रहा है,
ठीक है। और चौथा चौथा तो बोला ही नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो अब जो है इसका सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी जो है नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ऐसा है, आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24(1) के तहत एक छूट संगठित संगठन भी घोषित किया गया है, जिसमें जो है ना ऐसे आपके कह सकते हैं विभाग हैं। जैसे आरटीआई अधिनियम 2005 की बात करेंगे ना, तो उसमें दूसरी अनुसूची के साथ धारा 24 के तहत बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय को जो है सूचना के प्रकटीकरण से छूट दी गई है। इसी प्रकार से कोई अनुसंधान या विश्लेषण विंग को जो है आरटीआई के तहत छूट दी गई है। नहीं तो मान लीजिए कोई किसी चीज़ पर अनुसंधान कर रहे हैं और दुश्मन देश को छोड़िए, लोग को छोड़िए, दुश्मन देश को ही बोला कि हाँ भैया बताओ कैसे बना रहे हो, फार्मूला बताओ, तो बेचारे को झक मार के बताना पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय मतलब किससे बोलते हैं? ईडी को बोलते हैं। आजकल बहुत सुन रहे होंगे आप लोग, ईडी का नाम है ना, कई जगह छापेमारी करे। तो कहाँ छापामारी करने वाले हो भैया, बताओ हमको पहले से ही, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कुछ कुछ जो है संस्थानों को जिससे छूट दी गई है अनुच्छेद 24(1) के तहत, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं भैया, क्या शब्द है? ए, अवमानना मानेंगे, बी, सूचना स्थिर मानेंगे, सी, समय समाप्त मानेंगे, या फिर डी, मानित अस्वीकृति मानेंगे। तो इसका सही जवाब होगा डी, मानित अस्वीकृति माना जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता है? क्या क्या नहीं आता है? ऑप्शंस देखते हैं। 1, कार्य पुस्तिकाएं, 2, परिपत्र, 3, प्रक्रिया में फाइल सूचनाएं, 4, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयोजित डेटा सामग्री। तो ये कहता है कौन सूचना की परिभाषा में नहीं आता है। तो कार्य पुस्तिकाएं आएंगी, परिपत्र भी आएगा, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयोजित डेटा सामग्री भी आएगा। क्या नहीं आएगा? प्रक्रिया में फाइल सूचनाएं जो हैं वो नहीं आएंगी। ठीक है ना। देखिए आरटीआई अधिनियम की बात करेंगे तो सूचना को प्रभाषित करती है, उसके अंतर्गत रिकॉर्ड है, दस्तावेज है, मेमो है, ईमेल तक है, कोई राय है, कोई सलाह है, ये सब सूचना में आ जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति है, ठीक है, परिपत्र, आदेश कोई निकला है, कार्य पुस्तिकाएँ हैं, कोई अनुबंध करें, कॉन्ट्रैक्ट के रखें, रिपोर्ट है, कागजात शामिल हैं, नमूने के मॉडल शामिल है, डेटा सामग्री किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हो, चाहे मोबाइल में रखी गई हो, कंप्यूटर में रखी गई हो, और किसी फॉर्मेट में भी रखी गई हो, चाहे पीडीएफ बना के रखा जाए, जेपीजी फाइल बना के रखा हो, ना कई प्रकार के, कई सारे जानते हैं जब कंप्यूटर वाले होंगे, तो किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, किसी हार्ड डिस्क में रखा गया हो, या किसी सीडी में रखा गया हो, या किसी वो क्या आता है पेन ड्राइव में रखा गया हो, किसी भी रूप में रखा गया हो, उसको ले सकते हैं, सूचना माना जाएगा। और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी भी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब शामिल है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर निजी की बात करोगे ना, तो ऐसी निजी संस्था की जानकारी ले सकते हैं जिसका उपयोग कोई सार्वजनिक संस्था करती है, ठीक है, कर सकती है, करेगी, वो जानकारी ले सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी निजी संस्थाओं का नहीं ले सकते हैं, अगर वो उसके खुद का जानकारी तो नहीं ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से आरटीआई अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ए, आरटीआई अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ये प्रश्न को ना बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। आरटीआई अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, ठीक है। बी, कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण जिसमें सरकारी और निजी दोनों हैं से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तीसरा, पूछी गई जानकारी का उत्तर 30 दिन के भीतर दिया जाना है। और चौथा, आरटीआई आवेदन के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए नाममात्र का आवेदन शुल्क देना पड़ता है। तो ये बोला कौन सा सही नहीं है। देखो, आरटीआई अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, गलत। ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, ठीक है, तो ये बात सही नहीं है। दूसरा, कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण सरकारी निजी दोनों से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। देखो मैंने पहले बताया था, सरकारी से तो कर सकता है, निजी से नहीं कर सकता। निजी से तब करेगा जब उसके डेटा को या उसकी जानकारी को कोई सरकारी एजेंसी यूज़ कर रहा हो, तब कर सकता है। तो यहाँ अगर बोलता है कि सरकारी निजी दोनों से ले सकता है, तो ये बात भी गलत है। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ए भी, दोनों गलत है। तीसरा, पूछी गई जानकारी का उत्तर 30 दिन के भीतर देना है, ये बात जो है सही है भैया, 30 दिन के अंदर देना है।
और चौथा है आपका आरटीआई आवेदन के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए नाममात्र का आवेदन शुल्क देना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो 2 सही हो रहा है, 2 गलत हो रहा है। अच्छा, ये भी तो है यार, जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक को केंद्रीय शासन विभागों के लिए सूचना के प्रति पेज 10 रुपये का भुगतान करना होगा। तो ये बात भी गलत है। ऐसे एक-एक पेज के लिए 10 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। जब आवेदन करते हैं ना, तो तब जो है मात्र 10 रुपये का आवेदन दे के जो है आप कर सकते हैं, वो नाममात्र शुल्क में शामिल होता है। तो इसमें मैं फिर से क्लियर कर दूँ आपको, कौन सा सही नहीं है। तो ए, बी और आपका ए, बी और ई जो है सही नहीं है, बाकी सी और डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है ए कार्य पुस्तिका, बी इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे गए नमूने, सी फाइल नोटिंग या फिर डी परिपत्र। तो इसमें जो फाइल नोटिंग होती है वो सूचना की परिभाषा में नहीं आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये था दोस्तों आपका सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2023 के पाठ्यक्रम से संबंधित संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्य और सूचना का अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ इसी तरह बने रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।